आज हम लोग मिडवाइफरी के अंदर डील करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के दौरान, वो उनमें क्या क्या ऐसी क्रियाएं होती हैं, खास करके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और मेनली जो यूट्रस हैं, सर्विक्स हैं, इन सब में किस तरीके से क्रियाएं होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं कि जो हमारी प्रसव के टाइम पे जो खास करके जो प्रथम अवस्था वाली जो प्रसव है, उसमें हम क्या क्या ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो फिजियोलॉजिकल चेंज यानी कि जो शारीरिक क्रियाओं में जो चेंज बदलाव जो आता है वो हम देखते हैं यूटराइन चेंजेस में, यानी कि गर्भाशय में परिवर्तन हम देखते हैं। तो जो गर्भाशय होता है उसमें किस तरीके से परिवर्तन आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मेनली हम जो प्रथम अवस्था है लेबर की, प्रसव की, उसमें हम देखते हैं कि गर्भाशय के बदलाव में फंडल डोमिनेंस देखते हैं। फंडल डोमिनेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारी जो अंग मूल प्रधानता जिसको हम बोलते हैं, हमारी जो यूट्रस है, यूट्रस को हम जो यूट्रस का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम फंडस बोलते हैं, और उसकी डोमिनेंसी यहाँ पे शो की जाती है। मीन्स उसकी प्रधानता यहाँ पे दिखाई जाती है कि जब भी लेबर पेन इंड्यूस होगा, जब भी ट्रू लेबर पेन वहाँ पे इंड्यूस होगा, तो यूट्रस क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो जो फंडस वाला एरिया होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन किस में देखने को मिलेगा, फंडस वाले एरिया में देखने को मिलेगा, और ना कि जो नीचे वाले एरिया है, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, जो नीचे वाली जो गर्भाशय की भाग है, उसमें जो संकुचन जो है वो कम देखने को मिलेगी, बजाय कि ऊपर वाले में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए हम बोलते हैं फंडल डोमिनेंस और अंगमूल प्रधानता, यानी कि फंडस वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। और वो डोमिनेट किस लिए करने की कोशिश करता है, ताकि जो फीटस है, जो बेबी है यूट्रस के अंदर, उसको वो नीचे की तरफ पुश कर पाए। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं बदलाव की, दूसरी परिवर्तन की बात करते हैं, तो वो हम देखते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी फीटस यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है, और ख़ास करके जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, उसमें पोलैरिटी का मतलब, एक्चुअली पहले पोलैरिटी का मतलब समझ लेते हैं। पोलैरिटी का मतलब होता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दो पोल पे अगर हम बात करें, जैसे ये मान लेते हैं कि ये अपर पोल है, ये लोअर पोल है, तो अगर अपर पोल क्या कर रहा है, वहाँ पे अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, तो लोअर पोल वहाँ पे क्या करेगा, बिल्कुल ही न्यूट्रल रहेगा, और वो बिल्कुल ही वहाँ पे फंक्शनल, मतलब फंक्शनल रहेगा लेकिन न्यूट्रल रहेगा, वो वहाँ पे अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं यूट्रस के अंदर कि जब जो फंडस एरिया है, जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जब उसके अंदर संकुचन होता है, तो नीचे जो सर्विक्स वाला एरिया है, जो लोअर सेगमेंट एरिया है, वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। क्यों रिलैक्स हो जाता है, ताकि जो ऊपर से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, जो ऊपर से जो कॉन्ट्रैक्शन की जो वेव्स आ रही हैं, है ना, वो जो वेव्स फॉलो कर रही हैं नीचे तक की, वो क्या हो सके, आसानी से नीचे तक जाएं और बेबी को भी नीचे की तरफ ले जाएं। लेकिन अगर वहीं पे ऊपर वाले पोल और नीचे वाले पोल दोनों में सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो फिर वो पोलैरिटी सिमिलर हो जाएगी, और वहाँ पे जो डोमिनेंसी है, जो बेबी को नीचे की तरफ डिसेंट होना चाहिए, वो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए पहला पोलैरिटी देखने को मिलता है, जिसमें हम सिंपल सी बात समझते हैं कि जो ऊपर वाला फंडस एरिया है यूट्रस का, जैसे नॉर्मली मैं आपको अगर यूट्रस दिखाऊं तो ये मान के चलते हैं कि ये यूट्रस है। ठीक है, ये वाला एरिया हमारा फंडस एरिया है, ये वाला एरिया हमारा फंडस है। ठीक है, तो फंडस अगर हमारा डोमिनेट कर रहा है, तो हमारा जो ये सर्विक्स वाला एरिया है, ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। ठीक है, यूट्राइन चेंजेज में पोलैरिटी भी देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन हमने पिछली क्लास में भी डील किया था इसके बारे में। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, यूट्रस की जो फंडस एरिया है, जो यूट्राइन जो मसल फाइबर्स हैं, उनमें क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन रिट्रैक्शन का यहाँ पे क्या मतलब है, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन में हम देखते हैं कि वो एक बार कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो फिर अपने पोजीशन में वापस आ जाते हैं, लेकिन रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, वो एक बार जब मसल फाइबर्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो फिर वो अपनी तरफ मतलब खिंच जाते हैं, और वो फिर अपनी पुरानी पोजीशन में वापस नहीं आ पाते हैं। यानी कि जैसे अगर एक रबर को ले, उसको हम एक लेवल तक खींच दें, मतलब उसको एक लेवल तक तनाव उसमें लाएं, तो उसके बाद वो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर उसको इसकी लिमिट से ज़्यादा खींच देंगे तो वो वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस का जो फंडस एरिया है
वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता जाता है, और ये जो नीचे वाली जो एरिया है लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस जो है ये रिट्रैक्ट करते जाता है। रिट्रैक्ट करने का मतलब ऊपर की तरफ खींचते जाता है, मतलब शॉर्टनिंग होना, सिंपल सी बात समझे तो शॉर्ट होना, छोटा होना, यानी कि जो ये यूट्रस का जो लोअर सेगमेंट वाला एरिया है ये क्या होता जाता है, छोटा होता जाए। जैसे जैसे संकुचन बढ़ता है यूट्रस ऊपर की तरफ छोटा होते जाता है और नीचे की तरफ पतला होते जाता है, ऊपर की तरफ मोटा होते जाता है और नीचे की तरफ पतला होते जाता है, ठीक है। रिट्रैक्शन का मतलब खींचना, तनना ऊपर की तरफ, यानी कि अपनी पुरानी पोजीशन में वापस नहीं आना, ठीक है, वो खींच करके क्या हो जाना, छोटा हो जाना। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। ये हमें देखने को मिलता है यूट्राइन चेंजेज में, यानी कि जो गर्भाशय है उसमें जब परिवर्तन हम देखते हैं तो उनमें हमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन भी देखने को मिलता है। इन्हीं के मदद से क्या होता है, इसके अंदर जो फीटस होता है ना वो क्या हो पाता है, डिलीवर हो पाता है, ठीक है। फीटस यहाँ पे नीचे की तरफ पुश हो पाता है, इसी के कारण पुश हो पाता है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यानी कि जैसे हम मान करके चले जैसे जैसे यूट्रस कॉन्स्ट्रिक्ट करता जाएगा और रिट्रैक्ट होता जाएगा, मीन्स उसमें संकुचन आती जाएगी और वो छोटा होता जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ खींचता जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, एक टाइम के बाद यूट्रस कैसा दिखने लगेगा, ऐसा होकर के कुछ इस प्रकार का दिखने लगेगा, है ना, इस प्रकार का दिखने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो मिडिल पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या होगा कि एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम यूट्रस को दो पार्ट में हम बांट पाएंगे, जैसे ये अपर सेगमेंट हो जाएगा, ये लोअर सेगमेंट हो जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, जब यूट्रस जो सर्विक्स है वो अच्छे से पतला हो गया रहता है, इफेसमेंट उसमें हो गई रहती है, सर्वाइकल इफेसमेंट, जिसके कारण से यूट्रस ऊपर की तरफ खिंच गया रहता है और नीचे वाला सर्विक्स वाला जो एरिया है वो ये बिल्कुल ही एक पेपर के जितना पतला हो गया रहता है। तो उसी टाइम पे हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर सेगमेंट हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो ऊपरी भाग है और निचली भाग है दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग हम देख सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई हमने यूट्राइन चेंजेस की बात की। इसमें अगर लास्ट वन हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ रिट्रैक्शन रिंग, या जिसको हम बोलते हैं बैंडल्स रिंग। बैंडल रिंग क्या होता है, जो ये मिडिल सेगमेंट है यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे बेबी नीचे की तरफ पुश होता जाता है, एक टाइम पे क्या हो जाता है, ये मिडिल में आने के बाद जब यहाँ पे बेबी का जो नेक वाला रीजन है वो यहाँ पे जब पहुँचेगा तो उसके बाद क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन के कारण बेबी धीरे धीरे नीचे की तरफ डिसेंट हो रहा है, और उसी डिसेंट के दौरान ये एक जो सेगमेंट जो क्रिएट हो रहा है अपर एंड लोअर सेगमेंट, उन दोनों के बीच में एक रिंग फॉर्म हो जाता है, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स रिंग लाइक वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बैंडल्स रिंग या रिट्रैक्शन रिंग। रिट्रैक्शन रिंग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की तरफ यूट्रस खिंचा जा रहा है, रिट्रैक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे एक रिंग फॉर्म हो जा रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिट्रैक्शन रिंग या बैंडल रिंग। तो ये तो हो गई गर्भाशय में परिवर्तन की बात, क्या क्या परिवर्तन आते हैं। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल चेंजेस के बारे में, यानी कि जो ग्रीवा होती है उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अगर सर्वाइकल चेंजेस की बात करें, ग्रीवा में परिवर्तन की बात करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वाइकल राइपनिंग, यानी कि जो सर्विक्स होता है ये ज़्यादातर नॉर्मली देखा जाता है कि जब लेबर पेन स्टार्ट होने वाला रहता है उससे पहले ही ये प्रक्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं। इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो सर्विक्स है वो क्या होता है, राइप होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स पकना स्टार्ट हो जाता है। वो जनरली अगर हम अपने भाषा में बात करें तो वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सर्विक्स इतना सॉफ्ट हो जाता है कि बिल्कुल जैसे पल्प ऑफ मैंगो होता है ना, उतना सॉफ्ट हो जाता है, या जो हमारी जो एंटीरियर नेयर्स हैं उतना सॉफ्ट हो जाता है सर्विक्स, ठीक है, या लिप्स के बराबर हमारे सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, सर्वाइकल इफेसमेंट। सर्वाइकल इफेसमेंट में हम क्या देखते हैं कि जो ग्रीवा है, ग्रीवा का विस्फारण। विस्फारण मतलब जैसे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि सर्विक्स पतला होते जा रहा है और जो यूट्रस है ऊपर की तरफ खींचता जा रहा है, यूट्राइन मसल फाइबर जो है वो ऊपर की तरफ खींचे जा रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल इफेसमेंट, यानी कि सर्विक्स का पतला होना, है ना, थिनिंग होना, और जो सर्वाइकल कैनाल है उसका लंबा होना। क्योंकि जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर्विक्स वाला जो एरिया है पहले इतना छोटा था, अब धीरे धीरे क्या हो गया, इतना लंबा हो गया, लेकिन ये पतला हो गया। पतला होना और सर्वाइकल कैनाल का लंबा होना, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल इफेसमेंट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रीवा का विस्फारण, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सर्वाइकल डायलेशन की, यानी कि जो ग्रीवा में फैलाव आता है और जो यूट्रस में फैलाव आता है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल डायलेटेशन, है ना। ये क्या होता है, इसमें जो बेबी जब डिलीवर होने वाला रहता है
तो हम बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर डायलेट होना चाहिए, यानी कि फुल डायलेटेशन होना चाहिए। और फुल डायलेटेशन हम तभी बोलते हैं जब वो 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है, ठीक है। तो इसी सर्वाइकल डायलेटेशन को हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स के अंदर जो फैलाव आ रहा है, जो यूट्रस के अंदर जो डायलेशन हो रहा है, फैलाव आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल डायलेटेशन। और ये किसके कारण होता है, जो फीटल एक्सेस प्रेशर जो होता है ना, जो खास करके जो जनरल प्रेशर होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे जनरल फ्लूइड प्रेशर जो होगा, इसमें क्या देखते हैं कि जो बेबी यूट्रस के अंदर है और अभी सर्विक्स क्लोज्ड है ना, अभी वो ओपन नहीं हुआ रहता है, और उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है यूट्रस के अंदर में, यानी कि गर्भाशय के अंदर में जो एमनियोटिक तरल है, उस पे जब ऊपर से फंडस प्रेशर क्रिएट करता है ना, तो उसी फ्लूइड के कारण पूरी बॉडी में, पूरी यूट्रस में एक जनरल प्रेशर क्रिएट होता है। जनरल प्रेशर क्रिएट होता है, इसी के कारण बेबी वहाँ पे नीचे की तरफ डिसेंट होना स्टार्ट करता है और सर्विक्स भी डायलेट होना स्टार्ट होता है। तो उसी को हम बोलते हैं सर्वाइकल डायलेटेशन, ठीक है, ग्रीवा का अच्छे से फैल जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लडी सो। अब ब्लडी सो हम क्यों बोलते हैं, या इसको नॉर्मली हम लोग बहुत जगह, आप बहुत सारे बुक्स में देखेंगे कि सो होना मीन्स यहाँ पे कुछ दिखना, दिखावा होना या दिखना। इसमें क्या देखते हैं कि जो हमारे म्यूकस प्लग होते हैं, म्यूकस प्लग क्या होते हैं, जैसे ये हमारी सर्विक्स है तो ये सील्ड रहती है ना, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या रहती है, सील्ड रहती है। सील्ड रहती है मीन्स यहाँ पे एक प्लग होता है म्यूकस का, जो इसको क्लोज करके रखने का काम करता है, ताकि अंदर में जो एमनियोटिक फ्लूइड हैं, अंदर में जो बेबी है या अंदर के जो भी कंटेंट है वो बाहर की तरफ ना आए, और साथ ही साथ बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अंदर की तरफ एंटर ना करें। उसको कौन रोकने का काम करता है, ये म्यूकस प्लग काम करता है। और इसी म्यूकस प्लग का जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, सर्विक्स जब डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो म्यूकस प्लग वहाँ से निकल जाते हैं, म्यूकस प्लग वहाँ से सिक्रीट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, बह जाते हैं। उसी निकलने के दौरान वो जब वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पे उनके अंदर कुछ ब्लड भी उनसे चिपका हुआ रहता है, या उनके साथ कुछ ब्लड भी आता है, स्मॉल अमाउंट में ब्लड आता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लडी सो बोलते हैं, यानी कि म्यूकस प्लग का वहाँ से निकलना, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा ब्लड आना, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लडी सो बोलते हैं। ये भी हमें क्या कब देखने को मिलता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हमें देखने को मिलता है। ये इंडिकेटिव साइन होता है कि जैसे ही ये म्यूकस प्लग निकल जाता है तो अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे बैग ऑफ वाटर जो है ना, वहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, मीन्स वाटर बैग फॉर्म हो जाता है। और वहाँ पे क्या होता है कि फोर वाटर और हिंड वाटर दोनों दिखने लगते हैं हमें। फोर वाटर हम किसको बोलते हैं, जब बेबी यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो जो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे बेबी है, ठीक है, ये बेबी का हेड है, तो जब ये नीचे की तरफ यहाँ पे आएगा, जब ये यहाँ पे आ जाएगा बेबी का हेड, ठीक है, तो इसके आगे जो आपको फ्लूइड दिखेगा और इसके पीछे जो फ्लूइड होगा, तो आगे वाले फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, फोर वाटर, और पीछे वाले फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, हिंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होता है जिसमें हम फोर वाटर और हिंड वाटर को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है। ये तो हो गए हमारे ब्लडी सो और फोर वाटर बैग का फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिकल फैक्टर्स, यानी कि जब मूवमेंट हो रही है, यानी कि यूट्रस के अंदर इतनी सारी प्रोसेस हो रही है, उस दौरान क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो जनरल फ्लूइड प्रेशर देखने को मिलता है, यानी कि जनरल तरल दबाव देखने को मिलता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें क्या होता है कि जब फंडस ऊपर से प्रेशर जनरेट करता है तो उस फ्लूइड के कारण पूरी यूट्रस में एक जनरल प्रेशर क्रिएट होती है। ऐसा नहीं कि एक जगह प्रेशर क्रिएट हुआ तो वो केवल एक ही जगह डोमिनेट करेगा, नहीं, उस फ्लूइड के कारण वो प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे यूट्रस में। उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल फ्लूइड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसका क्या हो जाना, ब्रेक हो जाना, या हम लोग इसको बोलते हैं वाटर ब्रेकिंग या ब्रेकिंग ऑफ वाटर, यानी कि जो तरल पदार्थ, जो एमनियोटिक तरल जो है एमनियोटिक कैविटी के अंदर में, उसका क्या हो जाना, निकलना, या उस एमनियोटिक कैविटी का जो मेम्ब्रेन है उसका फट जाना, उसको हम बोलते हैं रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन तभी होता है जब म्यूकस प्लग निकल जाता है, और म्यूकस प्लग निकलने के बाद जब ऊपर से प्रेशर जनरेट होता है, जब एक कॉन्ट्रैक्शन के कारण प्रेशर जनरेट होता है, तो वो जिस लेवल तक प्रेशर बढ़ते जाता है तो फिर जहाँ तक वो बर्दाश्त कर पाता है मेम्ब्रेन वहाँ तक तो ठीक है,
लेकिन जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो वो उसकी लिमिट जब पार हो जाती है तो वो ब्रेक हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग ऑफ वाटर। बहुत सारे कंडीशंस में ये जो मिडवाइफ होती हैं, जो नर्सेस होती हैं, वो खुद से ब्रेक करती हैं इसको, ताकि क्या हो सके, बेबी वहाँ से बाहर निकल सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीटल एक्सिस प्रेशर। फीटल एक्सिस प्रेशर का मतलब क्या है, फीटस हमारा जिस एक्सिस में है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में है या वर्टिकल एक्सिस, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस में है या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में है। तो अगर हमारा फीटस जो है यूट्रस के अंदर, अगर हम देख रहे हैं डायग्नोसिस के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि बेबी क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में है और बेबी का हेड क्या है, नीचे की तरफ है, तो उस टाइम पे हम जो फीटल एक्सियल प्रेशर जो देखते हैं वो कहाँ से कहाँ तक देखते हैं, जब भी फंडस वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, यानी कि जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, दबाव डालेगा, तो वो क्या होगा, पोडेलिक रीजन से, यानी कि जो फीटस है उसकी जो बटक्स वाली रीजन है वहाँ पे प्रेशर डालेगा वो, और वो प्रेशर थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो हमारी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है बच्चे की, वहाँ से वो होता हुआ कहाँ तक आएगा, बेबी के हेड तक आएगा, सिफेलिक रीजन तक आएगा, और फिर वो प्रेशर कहाँ जा लगेगा, सर्विक्स के ऊपर लगेगा, और फिर सर्विक्स वहाँ से डायलेट होगा और बेबी नीचे की तरफ डिसेंट होगा। तो ये पूरी फिजियोलॉजी होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की, यानी कि जो प्रथम प्रसव की अवस्था होती है उसके अंदर ये फिजियोलॉजी देखने को मिलती है, यानी कि शारीरिक क्रियाएं देखने को मिलती हैं, शारीरिक बदलाव देखने को मिलती हैं, जिसके थ्रू बेबी क्या हो पाता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या बात किया, फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में बात किया, जिसमें हमने बात किया कि किस तरीके से गर्भाशय में बदलाव आते हैं, साथ ही साथ हमने बात किया कि किस तरीके से ग्रीवा में परिवर्तन आते हैं, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि कौन कौन से ऐसे मैकेनिकल फैक्टर हैं, यानी कि जो कौन कौन से ऐसे जो मूवमेंट हो रही है, जो उसमें गति हो रही है, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। तो जिसके अंदर हमने 3 फैक्टर्स के बारे में बात किया, जीएफपी के बारे में बात किया, जनरल फ्लूइड प्रेशर के बारे में, दूसरा हमने आरओएम के बारे में बात किया, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में, और लास्ट में हम लोग फीटल एक्सिस प्रेशर के बारे में बात किया। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।